नमस्कार दोस्तों गेहूं की वैरायटी भी नई वैरायटी लगा रहे हैं, लेटेस्ट वैरायटी लगा रहे हैं। जितनी भी नई नई वैरायटी निकल रही है वो लगा के देख ली। मेहनत भी भरपूर कर रहे हैं। फिर इसके बाद भी 20 कुंटल 10 कुंटल उत्पादन हो रहा है पर एकड़। दोस्तों 20 कुंटल उत्पादन क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे होंगे। मैंने ऐसे ऐसे किसान भी देखे हैं जो 1 एकड़ में 30-35 कुंटल उत्पादन ले रहे हैं। वो क्या मतलब जादू टोना कर रहे हैं कि भाई लो फूंक दिया हमने और बस अब उत्पादन देखना 35 कुंटल पार जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप भले ही मेहनत करो, वैरायटी नई नई लगाओ, लेकिन अगर आप चतुराई से खेती नहीं करोगे, चतुराई मतलब माइंड से खेती नहीं करोगे, तो आपको वही 20 कुंटल ही उत्पादन मिलेगा। फिर आप भले ही कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए, आपके लिए यदि भगवान भी ऊपर से बना के वैरायटी दे देगा वो भी लगा लीजिए, तब भी आपको उतना ही उत्पादन मिलेगा। अब ये चतुराई कैसे करनी है भाई? जो जैसे हमारे सभी किसान भाई खेती कर रहे हैं वैसी तो हम करेंगे, है ना। ये भी है कि हमने सीधा क्या करा है, जो हमने पहले खरीफ की फसल लगाई थी, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, हो या धान हो, उसकी कटाई करी और इसके बाद बक्खर अक्खर निकाली, उसमें खेत को बारीक किया और गेहूं की बुवाई कर दी। सबसे पहली गलती तो यही कर दी आपने। आपको दोस्तों कम से कम 4-5 दिन तक आपको खेत खाली छोड़ना है। अब ये क्यों छोड़ना है दोस्तों, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो खरीफ में जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, मतलब जितने भी हमारे हानिकारक बैक्टीरिया है मिट्टी के अंदर, वो मर जाएंगे धूप लगते ही। और इसका फ़ायदा एक और ये होगा आपको कि जो हम रबी में जो फसल लगा रहे हैं, मान लीजिए गेहूं की फसल लगा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा रोग आपके नहीं लगेंगे। इसलिए 4-5 दिन की धूप लगाई जाती है मिट्टी में। अब ये होगा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक और चीज़ हमारे एक किसान भाई कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी भागन होती है हमारे किसान भाइयों को, कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई खरीफ की फसल की कटाई हुई और इसके बाद उन्होंने क्या करा, रोटावेटर चलवा दिया, मिट्टी को बारीक करवा लिया। अब मिट्टी को बारीक तो कर दिया, इसके बाद ऊपर से गेहूं की बुवाई और फिर लगा दिया पानी। दोस्तों आप सूखे में बुवाई कर रहे हो, अच्छी बात है, आपका गेहूं का अंकुरण जल्दी हो जाएगा। मतलब जो पलेवा करके जो बुवाई करते हैं उसकी कंपेयर में जो आप सूखे में बुवाई करते हो उसका अंकुरण जल्दी हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, जो सूखे में जो हमने बुवाई करी है और उसमें जो गेहूं का अंकुरण हो रहा है, वो गेहूं जब निकलता है तो उसकी ऊपर की पत्ती, मतलब हल्का सा किनारा आप देखना, या तो पीली पीली आपको दिखेगी या फिर उतनी पत्ती सूख जाएगी। ये क्या लफड़ा है भाई? ये कौन सी चीज़ बता रहे हो ना? ये चल रहा होगा माइंड में। दोस्तों एक्चुअल में ये क्या होता है, जैसे कि हम सूखे में बुवाई कर रहे हैं, ऊपर से हमने पानी निकाल दिया। अब जो पानी निकाला है, अब जो पानी के साथ जो मिट्टी की जो एक लेयर जमती है, उसमें जो हमारा गेहूं का दाना निकलता है तो उसमें पूरी ताकत लगा देता है। अंकुरण में पूरी ताकत उसकी लग जाती है। साम दाम दंड भेद सब लगा देता है उसमें निकलने में, बाहर निकलने में। जो पलेवा करके जो हम बुवाई करते हैं उसमें इतनी ताकत नहीं करना पड़ता है। अंकुरण के लिए गेहूं सिंपली निकल आता है। एक और चीज़ दोस्तों, क्वालिटी वाला मैंने आपको पहले ही बताया है, जो सूखे में हम बुवाई करते हैं वो गेहूं की क्वालिटी कुछ अलग ही दिखेगी आपको, और जो पलेवा करके जो बुवाई करते हैं उस गेहूं की क्वालिटी आपको अलग ही दिखेगी। ये आप छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिकल आपको क्या कैसे करना है दोस्तों, 2 एकड़ का खेत लेना है आपको। 2 एकड़ का खेत ले लिया दोस्तों, 1 एकड़ में आपको सूखे में बुवाई करनी है और 1 एकड़ में आपको पलेवा करके बुवाई करनी है। अब मैं ये प्रैक्टिकल का क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है हम 1 साल गलती कर सकते हैं, 2 साल गलती कर सकते हैं, लेकिन ये गलती अगर बार बार हो और उससे हमारे उत्पादन पे असर आए, तो इसलिए दोस्तों 1 साल हम ठीक है, 1 साल अगर प्रैक्टिकल में हमको ये मालूम चल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो बेहतर है। क्योंकि दोस्तों हमको इस मिट्टी से 1 साल उत्पादन नहीं लेना है, सालों साल उत्पादन लेना है। इसलिए दोस्तों मैं प्रैक्टिकल का बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ हो आप छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे मैंने ये बताया 2 एकड़ के खेत में आपको 1 एकड़ में सूखे में बुवाई करनी है और 1 एकड़ में पलेवा करके बुवाई करनी है। जो एक्चुअल जो कंडीशन है कौन सी बेस्ट है, मतलब सूखे में बुवाई करना चाहिए या फिर पलेवा करके बुवाई करना चाहिए, वो आपको मालूम चल जाएगी। अब ऐसे तो मैं बोल दूँ
कि नहीं भैया आप पलेवा करके बुवाई करो, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिकल करो दोस्तों। इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिकल का बोलता हूँ, क्योंकि हमको इस मिट्टी से सालों साल तक उत्पादन लेना है। एक साल अगर हमारा उत्पादन कम भी होता है प्रैक्टिकल में, तो वो हम झेल सकते हैं। अब बात आती है लागत की। मैंने ऐसे भी बहुत सारे कमेंट देखे थे कि सर इसमें इतनी लागत हम लगाते हैं गेहूं की फसल में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, गेहूं की कंपेयर में हमारी जो खरीफ की फसल रहती है उसमें ज़्यादा लागत लगती है। मान लीजिए सोयाबीन ही आपने लगाया हो, उसमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है। और ये गेहूं एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत कम लागत लगती है। लेकिन फिर भी आप यदि उत्पादन की दृष्टि से ज़्यादा लागत लगा रहे हो और आपको उत्पादन उतना नहीं मिल रहा है, तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। अब दोस्तों आपको लिमिटेड चीज़ करना है। जैसे दोस्तों नॉर्मल DAP, यूरिया ये सब डालते हैं। DAP आप कब डालते हो? बुवाई के समय। और यूरिया कब डालते हो? बुवाई के बाद। जब हम पानी लगाते हैं गेहूं की फसल में, पहला पानी दूसरा पानी, तब हम यूरिया का छिड़काव करते हैं। इसके पहले अधिकतर हमारे किसान भाई SSP का छिड़काव करते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, गेहूं की फसल में सिर्फ यही चीज़ डाली जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इन्हीं का खेल रहता है। जिंक डाला जाता है, वो भी कब डाला जाता है? जब हमारी मिट्टी में जिंक की कमी होती है। मतलब वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी पे कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है या नहीं है, या आप हल्का सा छिड़काव कर सकते हो जिंक का। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं डालना है। अब हमारे काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं दोस्तों, यूरिया के साथ साथ नैनो यूरिया का भी छिड़काव करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए दोस्तों। या आप यदि यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं पानी से पहले, मतलब सिंचाई लगाने से पहले आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, तो नैनो यूरिया की बोतल का छिड़काव की ज़रूरत आपको है ही नहीं। और जहाँ तक है, जितना कम यूज़ हो सके उतना नाइट्रोजन का कम यूज़ करें, क्योंकि ये नाइट्रोजन हमको उत्पादन तो अच्छा दे देगा, लेकिन मिट्टी हमारी नाइट्रोजन यानी यूरिया ही ख़राब कर रहा है। अधिकांश मिट्टी हमारी यूरिया ही ख़राब कर रहा है। तो कोशिश करिए दोस्तों। इसके अलावा आप अदर चीज़ भी डाल सकते हो, जैसे गौमूत्र आप डाल दीजिए गाय का। उससे क्या होगा, गौमूत्र एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये आपको एक बोलने में लग रहा है कि गौमूत्र, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा है। मतलब दोस्तों आप यदि हल्का सा इसका भी एक प्रैक्टिकल कर लीजिए। आप थोड़ी सी जगह में गौमूत्र डालकर देखिए और थोड़ी सी जगह में यूरिया जो हम डालते हैं नाइट्रोजन यानी यूरिया, उसका छिड़काव करके देखिए। दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और जो केमिकल खा रहे हैं उससे भी बच जाएंगे। बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप केमिकल बंद कर दीजिए, लेकिन केमिकल को धीरे धीरे कम कर दीजिए। केमिकल एकदम बंद करने का रिज़ल्ट आपको पता है, श्रीलंका में इकोनॉमी पे क्या असर आया था। जब केमिकल वहाँ का बंद किया था, वहाँ पे भुखमरी पड़ गई थी केमिकल बंद करने पे। क्यों? क्योंकि केमिकल बंद किया। जो हम नाइट्रोजन केमिकल से दे रहे हैं, अगर वो हम बंद कर रहे हैं, तो हमको ऑर्गेनिक में हमारे पास वो चीज़ें होना चाहिए जो केमिकल में जो हम नाइट्रोजन की जितनी मात्रा दे रहे हैं वो ऑर्गेनिक में उतनी मात्रा दे सके। वो हमारे पास उतनी चीज़ होना चाहिए, तब हम केमिकल बंद कर सकते हैं। लेकिन उनके पास ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ था नहीं कि उतनी मात्रा नाइट्रोजन की दे पाए, इसलिए वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। और ये कंडीशन बन गई थी कि वहाँ पे भुखमरी वाली कंडीशन आ गई थी। तो केमिकल को हम धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, ना कि एकदम बंद कर सकते हैं। मतलब हमको केमिकल ऐसे बंद करना है कि हमारा उत्पादन भी ना गिरे और केमिकल भी बंद हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आप फॉलो करके अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हो और जो लागत है उसको भी कम कर सकते हो। एक बेहतरीन तरीके से खेती आप गेहूं की कर सकते हो इस तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों।